नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में टारगेट बोर्ड प्रिंस सर का ब्रह्मास्त्र बुक सॉल्यूशन लाया हूँ। जी हाँ, हिस्ट्री का EMVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनके बुक में उसी का मैं लाया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, कि मेरे प्यारे प्यारे भाइयों ने कमेंट किया था कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर लाइए, तो मैंने हिस्ट्री का लाया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। अब वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक है, अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, एक एक कर सभी प्रश्नों का हल मैं लाया हूँ। स्क्रीनशॉट आप लेते चल जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री है इतिहास। पहला प्रश्न है, napalm बम और एजेंट ऑरेंज क्या था? तो उत्तर में तुम क्या लिखेंगे? लिखेंगे अगस्त 1964 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा उत्तरी वियतनाम के लोगों के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रयोग किए जा रहे थे, जैसे गोला बारूद, बम, बर्शक, विमान, टैंक इत्यादि। इसके अलावा रासायनिक पदार्थों का भी छिड़काव किया गया था, जो अत्यंत घातक एवं पर्यावरण के लिए घातक थे। तो आओ एक एक कर napalm बम और एजेंट ऑरेंज के बारे में समझते हैं। तो यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का है। napalm बम, napalm बम रासायनिक हथियार था जो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक होता ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता था। ठीक है, napalm बम क्या होता है? त्वचा से चिपक जाने का काम करता था। ठीक ना। दूसरा एजेंट ऑरेंज, तो ये एक ऐसा जहर था जिससे पौधों की पत्तियों झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के खेती और आबादी दोनों पर जमकर किया। ठीक है, यहाँ तक तुम लिख देना। यह 2 नंबर में प्रश्न पूछता है, तो यहाँ तक तुम लिख देना। अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, खूनी रविवार, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न खूनी रविवार है। यह खूनी रविवार क्या है? तो उत्तर में तुम क्या लिखना? लिखेंगे मेरे भाई 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। यह घटना रविवार को घटा था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न मेरे पास, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? ये भी प्रश्न है। उत्तर में लिखना है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख को कहा जाता है, जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। ये भी प्रश्न है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न करा, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे, जिनेवा समझौता के तहत पूरा वियतनाम 2 भागों में बंट गया, जिसमें उत्तरी वियतनाम का कमान हो ची मिन्ह ने संभाला था। इसका समर्थन रूस और चीन ने 1980 ईस्वी में किया, जबकि दक्षिणी वियतनाम के बागडोर बाओ दाई ने संभाला था। इसका समर्थन अमेरिका तथा फ्रांस ने किया था। अमेरिका हिंद चीन में साम्यवाद का विस्तार नहीं चाहता था, इसे साम्यवाद को कुचलते हुए हिंद चीन में प्रवेश कर गया। देखो यह प्रश्न ये भी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न तुमको कैसे पूछेगा? तो पूछेगा कि दक्षिणी वियतनाम का बाओदाई किसने संभाला? बाओदाई। तो मेरे भाई बागडोर बाओदाई ने संभाला। दक्षिणी वियतनाम का राजा कौन था? तो बाओदाई। जबकि उत्तरी वियतनाम का राजा कौन था? तो यहाँ पे हो ची मिन्ह थे। ठीक है, ये भी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछता है। अगला प्रश्न है कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? तो उत्तर में लिखेंगे कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग के काफी शक्तिशाली बनाया है। इस वर्ग में बुद्धिजीवी, नौकरी पेशे वाले, राजनीतिक, चिकित्सक, वकील, शिक्षक, व्यापारी प्रमुख थे। मुख्य रूप से व्यावसायिक वर्ग के नगरों के विकास का कारण बना, जिससे शहरों को नया सामाजिक आर्थिक स्वरूप प्राप्त हुआ। बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक वर्ग ने नए राजनीतिक सामाजिक चिंतन दिया तथा विभिन्न आंदोलनों को दिशा एवं नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, अगला प्रश्न ये हिस्ट्री से मैं अभी लाया हूँ। ठीक है, बाद में मैं आप जोन विषय का कहिएगा उस विषय का मैं सब्जेक्टिव प्रश्न लाऊंगा या ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, कमेंट में बताना। ठीक है, कि आपको किस पर वीडियो चाहिए अब टारगेट बोर्ड के।
करा वियना कांग्रेस की 3 उपलब्धियां बताए। तो पहला लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि वियना कांग्रेस की 3 उपलब्धियां निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला, नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को वापस करने को कहा गया। नेपोलियन ने जितना क्षेत्र जीते थे उनको वापस करने के लिए कहा गया था। ठीक है। दूसरा, फ्रांस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया तथा फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया गया। तीसरा, बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना और लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया गया। यह 3 उपलब्धियां थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूनतम मजदूर कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। उत्तर में लिखेंगे कि मजदूरों की आजीविका एवं उसके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1948 में न्यूनतम मजदूर कानून पारित किया था। सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ था, तो 1948 ईस्वी में। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई, उद्देश्य को समझो कि न्यूनतम मजदूर कानून 1948 ईस्वी के द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूर की दरें निश्चित की गई। मतलब जो 1948 में न्यूनतम मजदूर पारित हुआ था उसमें मजदूरों की दरें निश्चित की गई थी। दूसरी योजना में यहाँ तक कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी उनकी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा ना कर सके बल्कि इसमें कुछ और अधिक हो ताकि यह अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारना। माने इस कानून का मुख्य उद्देश्य था मजदूरों की जो आर्थिक स्थिति दयनीय है उसको सुधार करना। ठीक है। इसलिए नियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है यहाँ पे कि किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई है। कौन सी 3 प्रक्रिया है, तो उत्तर में लिखेंगे 3 ऐतिहासिक प्रक्रिया जिसने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई वे निम्नलिखित है। पहला है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। तो कब औद्योगिक पूंजीवाद का उदय हुआ था। ठीक है। यह पहला प्रक्रिया हुई। दूसरा कहेगा विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना करना। तीसरा, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास करना। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। जैसे आपको लिखा ना सेम उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व बाजार किसे कहते हैं। जहाँ एक बाजार में मान लो कोई एक बाजार में विश्व की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है उसी को हम कहते हैं विश्व बाजार में। यानी देखो मान लो कहूँ पे एक बाजार लगता है, जिसमें मान लो कि पटना एक शहर है, वहाँ पे बाजार लगता है, तो अगर वहाँ विश्व के सभी वस्तुएं उपलब्ध है, अगर विश्व के सभी वस्तुएं यहाँ पे उपलब्ध है तो उसी को हम कहते हैं विश्व बाजार। तो जहाँ विश्व के विभिन्न देशों के व्यापारिक सामानों की खरीद बिक्री करते हैं उसे विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। आधुनिक युग में भौगोलिक खोज पुनर्जागरण, राष्ट्रीय राज्य के उदय, वाणिज्यवाद की उत्पत्ति के बाद विश्व बाजार के तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति ने विश्व बाजार का विस्तार किया था। विश्व का सबसे पहला बाजार कौन था, ये भी प्रश्न बता रहा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। विश्व का सबसे पहला बाजार कौन था, तो अलेक्जेंड्रिया बाजार। ठीक है, याद कर लेना। 12 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब कृषि उद्योग तथा व्यापार विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ जाए, बैंक और कंपनियां के दिवालिया निकल जाए, वस्तु और मुद्रा दोनों बाजार की कीमत नहीं रह जाती है, उसे आर्थिक संकट कहते हैं। मतलब आर्थिक तौर पर मैं कहूँ कि अगर सभी चीज़ का मूल्य घटने लगे, लोगों को रोजगार न मिलने लगे, तो वो आर्थिक संकट के अंतर्गत आता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न करा है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो अप्रैल 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें बिहार और बंगाल के किसान अपने खेतों में धान, गेहूं, मक्का खेती करना चाहते थे, लेकिन गैरी जमींदारियों ने जबरदस्ती नील की खेती, माने कि गोरे जो जमींदारों ने, अंग्रेजों ने जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया। 20 कट्ठा एक खेती में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया, जिसे 3 कट्ठा प्रणाली कहा जाता है। कहता है नील एक प्रकार का ऐसा फसल था जिसे खेत में लग के उस खेती मिट्टी उर्वरा शक्ति कमजोर कर देता था, जिससे किसान की स्थिति एकदम दयनीय हो जाती थी। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है करा कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किसी 2 भिन्नताओं को समझे। मैंने ग्रामीण और नगरीय जीवन के भी 2 भिन्नताओं का उल्लेख करें। तक गांवों एवं शहरों में जीवन मुख्यतः व्यवसाय में विभिन्नता आधार किया जाता है। ग्रामीण आबादी मुख्यतः कृषि से संबंधित क्रियाकलापों से संबंधित होता है, जबकि शहरी आबादी मुख्यतः गैर कृषि व्यवसाय, नौकरी, उद्योग तथा व्यापार में जुड़े रहते हैं। मतलब ग्रामीण जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, या आमतौर पर कृषि
उनका जीवन होता है, आधार होता है पेशा, जीने का साधन होता है कृषि। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, नगरीय की, तो वहाँ पे रोजगार, उद्योग, सब नौकरी व्यापार के फेरा में रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न करा, न्यू डील से आप क्या समझते हैं? न्यू डील से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक मंदी के प्रभावों को समाप्त करने एवं उसे नियंत्रित करने का उद्देश्य 1932 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डॉक्टर रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति पर न्यू के नाम दिया गया। इस नीति के अंतर्गत जन कल्याण के व्यापक योजनाएं बनाई गई। इस योजना का उद्देश्य कृषि और उद्योग संतुलित व्यवस्थापित करना तथा मानक समाज संबंधिता को स्थिर रखना था। इसे किसानों सन्मुख लाने का। अगला प्रश्न है, मेजनी कौन था? स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। मेजनी कौन था? यंग यूरोप को 1834 में स्थापना करने वाले व्यक्ति मेजनी थे। यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? तो यूरोपीय इतिहास में घेटो शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप में यहूदी बस्तियों के लिए किया गया है। वर्तमान समय में यह विशिष्ट धर्म, निर्जाति, जाति अथवा समान पहचान वाले एक साथ रहने को बताता है। यह सामुदायिक आवास का परिचायक है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के 2 कारणों की विवेचना करें। स्क्रीनशॉट ले लो। किसान की स्थिति, मजदूरी की दयनीय स्थिति। ठीक है। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? यह एक प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक संस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है। पूंजीवाद कहलाता है इसमें उत्पादन और साधनों को सरकार का अधिकार नहीं होता, बल्कि निजी संस्था का है। मान लीजिए आमतौर पर कहें कि इसमें जितना उत्पादन होता है उस पर सरकार का अधिकार नहीं होता, जबकि निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। अगला, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? देख लो, इसे याद कर लो। ये भी है प्रश्न, स्क्रीनशॉट मार लो मेरे भाई। अब प्रश्न है, अब प्रश्न नहीं है। तो मैंने कुल 22 से 23 प्रश्न को ऑब्जेक्टिव करा दिया, सब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया, 2 नंबर का लघुत्तर ही है। ठीक है। अब आपको किस विषय पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, किस विषय का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई। ठीक है। अगर तुमने टारगेट बोर्ड बुक का सोल्यूशन साइंस और सोशल साइंस नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना मेरे भाई, और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। ठीक है। मिलते इस तरह के नई वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।